हेलो बच्चों, हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ख़त्म कर लिया और आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में समझेंगे और रिवीजन के तौर पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो उसमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और जिन पे हमें मेजर तरीके से ध्यान देना है। वैसे तो सिंपल चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो तो वैसे ही पहले से ख़त्म कर दी हैं। जैसे एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना होता था वो तो टफ होता था, तो वो तो है ही नहीं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज वो भी नहीं है। तो अब जो मेजर प्रॉब्लम्स थी तो है नहीं, अब आपके पास जो माइनर रह गई हैं उसमें थ्योरी के क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ से एक एक नंबर दो दो नंबर के चांसेस ज़्यादा हैं आने के। और जो 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका वो सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक में उसको तोड़ना एक मैट्रिक्स को, वो आ सकता है। और लॉन्ग में जाएंगे तो वो वैल्यू बेस्ड में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलने वाला रहेगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव रहेगा इस चीज़ का डिस्कस करना कि बेसिक बेसिक पार्ट सारे आपके पास पहुंच ही चुके हैं वीडियोस में। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हम इंक्लूड कर सकें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड। तो हमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट, क्लियर विजन से समझनी पड़ेंगी। और मैट्रिक्स, अब यहाँ मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि मैट्रिक्स है क्या, डिटरमिनेंट क्या है, वो सब चीज़ें तो हो चुकी है। हमको सिर्फ एक रिवीजन देना है कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट होंगे जिन पे बेस करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे हुए भी हैं और कि उस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिल के बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अलग किए हुए हैं उसको मैं इस वीडियो में अपडेट भी कर दूंगा, तो उसको आप एक बार लगा के देख लें सारे लोग, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स और उन पॉइंट पे बेस कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 1 नंबर में 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं। क्योंकि देखो आपकी प्रिपरेशन 4 नंबर 6 नंबर, सॉरी 4 नंबर 5 नंबर के हिसाब से तो कंप्लीट है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, ए इनवर्स निकालना, वो सारी चीज़ें हैं। बस बेसिक हमारा मेन क्या है मोटिव कि कोई चीज़ किसी को घुमा के आपको पूछ दी जाए तो क्या किया जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या बेसिकली याद रखना है वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट। अच्छा देखिए, मेन चीज है कि हमारे पास जो इसमें डेफिनेशंस होती है उस पर क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, या रो और कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है या तो रो कॉलम से ग्रेटर हो या कॉलम रो से ग्रेटर हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि रो और कॉलम इक्वल हो। तो ये तो अपने को पता होने चाहिए पहले से ही, ये तो स्टार्टिंग के वीडियो में आपको वैसे ही बता दिए गए थे। ठीक, हम चीजें उसी हिसाब से करते हुए चल रहे हैं। तो एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स हमने पढ़ा, तो मैट्रिक्स जो आपका रहता है उसमें ये हो गया A11 A12 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 डॉट 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 A2n एंड डॉट 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 AM1 AM2 एंड डॉट 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 AMn। ठीक, जहां पे आपके पास ये जो है, यानी कि ये वाले, ये आपके रोज हो गए। ठीक है, एंड इधर वाले आपके कॉलम्स थे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए निकालना हो तो पहले रोज लिखनी पड़ती हैं, फिर मल्टीप्लाई में कॉलम लिखना पड़ता है। क्लियर? तो अब इसमें रोज काउंट हो जाएंगी कितनी है, तो एम है, और कॉलम्स काउंट हो जाएंगे कितने हैं, तो एन है, तो एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। हम केवल क्विक रिवीजन में जा रहे हैं, हम सारी चीजें एक एक करके देखते चल रहे हैं फटाफट से। ठीक है, अगर वो पूछता है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास एम एन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अभी तो केवल एम इंटू एन लिखा हुआ है कि रो एंड कॉलम, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैसे मान लो 3 इंटू 2 था तो 6 आ गया, 3 इंटू 3 था तो मतलब 9 आ गया, 2 इंटू 4 था तो 8 आ गया। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसने क्वेश्चन पूछ दिया फॉर एग्जाम्पल कि इफ ए मैट्रिक्स हैव 7 एलिमेंट्स and another matrix have 16 elements, then how many possible orders? Possible orders। ठीक, ये आपसे उसने क्वेश्चन पूछ दिया।
ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नीचे ऑप्शन दे दिए होंगे या रीजनरेशन में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं सिंपल, कि जैसे हमने ले लिया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें ए मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स हैं। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो आप 7 के फैक्टर कर लो। तो नाउ द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 7, 1 into 7 एंड 7 into 1, मतलब या तो मैट्रिक्स बनेगी 1 रो और 7 कॉलम की, या 7 रो और 1 कॉलम की, ठीक है। तो उसके हिसाब से पॉसिबल ऑर्डर हो गया आपके पास, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 into 7 एंड 7 into 1, 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। सिमिलरली बी मान लीजिए उसमें हो गए 16। अब 16 के जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, द पॉसिबल ऑर्डर्स तो हो गए 1 into 16, फिर हो गया 2 into 8, फिर 3 का होगा नहीं, 4 into 4, फिर उसके बाद आपका आ गया 5 का होगा नहीं, 6 का होगा नहीं, 7 का नहीं होगा, 8 into 2, फिर हो गया 6 into 1, ये पॉसिबल ऑर्डर। तो टोटल मैट्रिसेस ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 1 into 16, 16 into 1, 2 into 8, 8 into 2 and last 4 into 4। मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस आपके पॉसिबल हैं इन ऑर्डर्स की? 5 मैट्रिसेस। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछे जाता है कि जैसे उसने बोला कि सपोज हाउ मैनी मैट्रिसेस of order 3 by 3 can be possible by using the entries 0, 1, 2। अब एंट्रीज कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें केवल इसका प्लॉटिंग समझ लेनी है कि कैसे, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल लॉजिक, 3 by 3 का ऑर्डर है, तो टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने होंगे? 9। क्लियर है? अब आपको बेसिकली मैं पॉइंट समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। देखो यहां पे आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, इन्हें फिल करना है, और एंट्री आपके पास या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब 0 से फिल कर लो, या तो सारे 0 हो जाए, या सारे 1 हो जाए, या सारे 2 हो जाए, या कोई 2 0 हो जाए बाकी के 1 हो जाए, या कोई 3 1 हो जाए, ऐसे करके कोई भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लॉजिक बैठा कि टोटल मैट्रिसेस कितनी फॉर्म्ड होंगी इस टाइप की। तो टोटल मैट्रिसेस देखो, इस जगह को भरने के लिए प्लेस कितने तरीके हमारे पास? 3। फिर अब मैट्रिक्स बनी नहीं, इसको भी भरना पड़ेगा, इसको भी, सबको भरना पड़ेगा। तो एंड इसको भरने के भी 3, इसको भरने के भी 3, और ऐसा कब तक होगा? 9 टाइम्स। तो आंसर हो गया 3 to the power 9, यानी कि 3 to the power 9 मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे वो 4 by 4 दे दे, तो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 16, और एंट्री मान लो 3 है तो 3 की पावर 16। मान लो एंट्री 2 होती तो 2 की पावर 9, और अगर 4 into 4 करना हो, 5 into 5 का है, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना है, या कोई मैट्रिक्स बनाना है मान लो 3 by 5 का, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यार 3 by 5 कर दे और एंट्री कर दे 0 और 1, तो 2 एंट्री है। टोटल पॉसिबल आपके पास एंट्रीज कितनी होंगी? 15 एक मैट्रिक्स के अंदर, और उन्हें भरने के, एक को भरने का कितने तरीके होंगे? 2 होंगे, तो 2 की पावर 15 हो गई। तो ऐसा करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन पहुंच गए, एक ये और एक पॉसिबल ऑर्डर वाला। ठीक, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि और क्या क्या चीजें जो आ सकती हैं हमारे पास। अब देखो इसके बाद हमने उठा लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको पता है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं थ्योरी क्वेश्चन की, कि इफ ए एंड बी बी एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर डिफाइंड। तो यहाँ याद रखने वाली जो बात है, तो उसी पे क्वेश्चन बन जाएगा कि ए और बी, या और ज्यादा भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस, लेकिन उनका ऑर्डर अगर सेम है,
तभी उन्हें ऐड किया जा सकता है, तभी उन्हें माइनस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला ऑर्डर ऑफ ए है m/4, ऑर्डर ऑफ बी है n/3 एंड ऑर्डर ऑफ सी है p/q एंड ए बी डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब सॉल्व होके एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ए बी क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ गया ये, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि a प्लस बी डिफाइंड है, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात भी करेंगे, एंड a प्लस सी भी डिफाइंड है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब ये हमने क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल अपने पॉसिबिलिटी देखनी है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है। ठीक, बेसिकली हम उस पर बात करेंगे। देखो, a प्लस बी डिफाइंड है, इसका मतलब है ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। सेम होगा कि मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए है m/4 और ये है n/3। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको 3/n कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो हम इसको अपने हिसाब से ही डील करेंगे। तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया, हमारा मेन मोटिव कि भैया सेम है, तो इसका मतलब है m की वैल्यू 3 होनी चाहिए और n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी ये ऐड होंगे। और माइनस किया होता तो भी ऐसा ही होता कि ये ऐड भी तभी होंगे और माइनस भी तभी होंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ भी आए, कुछ भी दिया हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एंट्री से भी कोई मतलब नहीं, हमें मेन लॉजिक समझना है। सिमिलरली उसने बोला ए और सी इनके ऑर्डर सेम है, मतलब ऐड कर रहे हो तो डिफाइन है, तो इसका मतलब इनके ऑर्डर भी सेम होंगे। ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ ए इज m/4 और ये है p/q, तो यहाँ से m और p इक्वल होंगे और m की वैल्यू 3 आई है, तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड यहाँ से ये 4 है, q की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब है p q m n इनकी वैल्यू 3 4 3 4 अपना मिल गई, और यही आपका आंसर हो गया। अब इससे इसके रिगार्डिंग हो सकता है एंट्री पूछ, मतलब वैल्यू पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले m प्लस n माइनस पी प्लस क्यू, या ऐसा पूछ ले m माइनस n माइनस पी माइनस क्यू, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन हमें मेन तरीके पर ध्यान देना है। एंट्री चाहे जो भी हो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें जो याद, क्योंकि देखो ऐड करना आता है, ठीक है, कि दो सेम ऑर्डर के ही ऐड होंगे, तो सेम ऑर्डर के ही माइनस होंगे, वो हमें पता है, हमें उस पर जाना ही नहीं है। जो चीज़ हमें मालूम है हम उसका रिवीजन थोड़ा ना कर रहे हैं, तो इस पर दे रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो हम कैसे डील करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये आपका मेथड रहेगा सॉल्व करने का। ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लॉजिक हो गए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन वाली बात पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या याद रखना है, तो आपको एक तो पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि इफ ए एंड बी एनी मैट्राइसिस, ये स्टेटमेंट खुद भी पूछा जा सकता है, बी एनी मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर m/n एंड p/q, देन ए बी इज डिफाइंड व्हेन, मतलब ए और बी, जब ए और बी का मल्टीप्लाई हो सकता है तब कब हो सकता है वो कंडीशन। तो देखिए, इसका कॉलम और इसकी रो जब सेम होंगे तब होगा ऐसा, यानी n इक्वल टू पी। और अगर वो बोले बी ए डिफाइंड है व्हेन, तो अब उल्टा हो गया, अब ये पहले आ जाएगी बाद में, तो q और m आपस में इक्वल होंगे तब ऐसा हो सकता है। यानी कि इसमें ऑर्डर, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि टू और मोर देन टू मैट्राइसेस हैव सेम ऑर्डर, देन दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, और आपसे पूछ लेगा और रीजन दे देगा या कुछ एडिशन बना देगा। तो ऐसा नहीं है, सेम ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम ऑर्डर वाले में क्या होता है, मान लो ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 2/3, सेम ऑर्डर है, आपने ए बी का मल्टीप्लाई किया तो 2/3 मल्टीप्लाई में 2/3 होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सेम ऑर्डर नहीं, सेम ऑर्डर से मतलब उनको पूरी बात बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि सेम पोजीशन पे होने चाहिए, मतलब m/n और p/q में n और p सेम होने चाहिए, तब ऐसा होगा। तो कंडीशन एक बार देख लेना
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसने देखा सेम ऑर्डर मतलब अच्छा ठीक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला याद आया और हमने टिक मार दिया, नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना, कि सेम ऑर्डर नहीं है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम ऑर्डर तो 2/3 भी हो सकता था और भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, ए भी डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। ठीक, पॉइंट है ये बहुत अच्छा, जो कि आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, दूसरा, ए एंड बी एनी टू matrices, they not necessarily commutative या commutes। ठीक, यानी ए बी इक्वल टू बी ए या नॉट इक्वल टू बी। कम्यूट्स का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, लेकिन हमने नॉट लिया हुआ है तो नॉट इक्वल हो गया। मतलब हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा अभी कि जरूरी नहीं है ए बी डिफाइन है तो बी ए भी डिफाइन ही हो जाए, या बी ए डिफाइन है तो ए बी भी डिफाइन हो जाए, या हो सकता है दोनों डिफाइन हो लेकिन दोनों इक्वल एंट्री ना दे रहे हो। तो ए अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है तो नॉट लगाना सही नहीं होगा, नेवर लगाना भी सही नहीं होगा। वहां सही जो बनेगा वो है नॉट नेसेसरीली कम्यूट। जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर प्लस के लिए कम्यूटेटिव है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव है तो ए बी इक्वल टू बी। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसी वजह से जैसे मैंने ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक, तो कई बार ये मिस्टेक भी हो जाती है कि आंसर नहीं आ रहा तो कुछ भी कर लेते हैं कि ए सी बी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यही बात यहां पे भी लगती है कि बी सी सी बी के इक्वल होगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बात अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते। दे आर नॉट अ नंबर, दे आर नॉट वेरिएबल, दे आर मैट्रिसेस। तो जब तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, एग्जैक्ट बात नहीं पता है, तब तक उन्हें आपस में चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, अब जैसा सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही सेम ही क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था उसी को ले लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ ए है आपका m/4, ऑर्डर ऑफ बी था n/3 एंड ऑर्डर ऑफ सी था p/q, और ए बी एंड ए सी डिफाइन थे, और उसने आपसे यहां पे पूछ लिया m देन m प्लस n अपॉन p प्लस q। अब इसी पे क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। ठीक, और बन सकता है और सिलेबस के अंदर कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना क्या रहेगा, बेसिकली जो याद रखना है कि ए बी अगर डिफाइन है तो उसमें आ गया क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ए बी अगर ये डिफाइंड है, इसका मतलब है m/4 मल्टीप्लाई विद n/3, तो उसके लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू 4 आएगी। ठीक, सिमिलरली उसने यहां पे बोला हुआ है ये आपका ए सी डिफाइन है। अब ए सी अगर डिफाइन है आपके पास कंडीशन में तो क्या होगा, दैट इज योर 4। ठीक, ए सी डिफाइन है तो ए का हो गया m/4 और सी का हो गया p/q। ठीक, और अब ये p और 4 इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। ए बी और ए सी दोनों डिफाइन है तो p और q इक्वल होने चाहिए। अब क्या है, अब हमें बाकी के लोगों को निकालना है। क्लियर है, तो वो देखते हैं कंडीशन कुछ और दी है क्या क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें एक कंडीशन इन्होंने और दी हुई है साथ में, ये करने के बाद इसमें इन्होंने एक चीज और बोली है, एंड ए बी एंड ए सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए बी के हिसाब से हमने एन और पी की वैल्यू निकाल दी। अब देखो जरा, ए बी की बात कर रहा हूं मैं, ए बी से एक नई मैट्रिक्स बनी डी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा m/3। इससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा m/3। अब क्योंकि उसने बोला हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्या कहते हैं ए बी, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि m की वैल्यू भी 3 होगी तभी ये स्क्वायर बनेगा, और कुछ हो नहीं सकती। ठीक, क्योंकि 3/3 होगा तभी स्क्वायर बनेगा। फिर बोला ए सी से मान लो एक नई मैट्रिक्स बनी ई, और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा m/q। ठीक, और
यहाँ पे उस कंडीशन के हिसाब से m की वैल्यू, क्योंकि हमें m की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो 3/q, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 3, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। तो यहाँ से आपका m प्लस एन अपॉन p प्लस q, m प्लस एन इज 3 प्लस 4 और p प्लस q 4 प्लस 3, आंसर इज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन हम आप दे सकते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में, और आपको अपने नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड था। अब सिंपल देखो, मल्टीप्लिकेशन तो आसान है कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया और कर लिया, लेकिन ये बेसिकली था मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक पे बेस्ड, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्विकली आपको चीजें सोचनी पड़ेगी, पहले से पता हो तो बहुत ही बढ़िया है। कोशिश करो कि जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो आपके दिमाग में बने रहें, क्योंकि जब हमेशा याद रखिए, कंपटीशन हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें आपको जितना अच्छा है कि फॉर्मूले याद रहें, लॉजिक से याद रहें, थ्योरम से याद रहें, कोई पॉइंट है तो वो याद रहें, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं पे ही बेस करके बन रहा होगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन तो वो पूछ नहीं सकते आपसे, तो उनके पास भी लिमिट है कि यही पूछ सकते हैं। तो उस वजह से आपको यहाँ पे दिया कुछ भी जा सकता है और सिलेबस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो गया। अब एक था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, so if A be any matrix of order m by n, then A transpose या A dash be the transpose of A then which order is n by n। यानी सीधी भाषा में रो को कॉलम में बदल देने से आपको मिल जाएगा, यानी हम इसमें ए से ए ट्रांसपोज की जगह जा रहे हैं तो रो इंटरचेंज बाई कॉलम करके जाएंगे। सिंपल, सीधा जवाब, कुछ लिखना लिखना कुछ नहीं है, सीधा सिंपल कि आपको अगर ए से ए ट्रांसपोज निकालना है तो आपको उसमें रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। वो ऊपर से दिख गया कि ऑर्डर ए का m बाई n था और ऑर्डर जो ए डैश का या ए ट्रांसपोज का n बाई m हो गया। ऑर्डर और आपके चेंज हो गए आपस में, कॉलम एंड रो। तो ये ट्रांसपोज था हमारे पास इसके। अब ट्रांसपोज के ऊपर कुछ पॉइंट है जो हमारे दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक। यानी जैसे पहला ए प्लस, और ट्रांसपोज को उठा के भी हम कोई मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेकंड पॉइंट। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, थर्ड पॉइंट। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए खुद, ठीक। ये पॉइंट है जिनका यूज हम से करवा के कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो हमें पॉइंट पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ और भी आया था। देखो, ये जो ट्रांसपोज है ये किसी भी मैट्रिक्स का निकल जाएगा, क्लियर। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो इतना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल दीजिए, तो वो भी देख लीजिए। और होती क्या है, तो सिंपल है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया तो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब जैसे हमें इसका एग्जांपल पूछ लिया गया, ठीक, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। कोई भी 3x3, 4x4, 2x2 कैसा भी मैट्रिक्स ले लो, और हमने कोई 3 नंबर चूज कर लिए, नंबर अल्फाबेट कुछ भी चूज कर लो, कहीं के भी चूज कर लो। सपोज आपने लिया -1 2 3, ठीक, कोई भी ले लो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव ही हो, ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं से भी चॉइस कर सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने चॉइस यहां से किया 7 2 -1, ठीक। अब अगला चूज यहां से होगा 2 -1 7, अगला चूज यहां से होगा -1 एंड 7 एंड 2। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए। हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, पहली रो कॉलम बना दिया, दूसरे को कॉलम बना दिया, तीसरे को कॉलम बना दिया। क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ए इक्वल टू हो गया ए ट्रांसपोज, क्लियर।
ए इक्वल टू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। तो हम इस तरीके से कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, किसी भी पॉइंट का, माइनस का, पॉजिटिव का, कैसा भी लिखे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, अब इसमें क्या है, इसकी एक खास बात होती है, जो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी बताना और याद रखना दोनों जरूरी है। नोट में लिख लो, द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स are 0 and the left most corner and right most corner of the diagonal have elements, they are same in magnitude but opposite in sign। ये दो बातें आपको इस सिमेट्रिक के बारे में रखनी है कि डायगोनल 0 होगा हमेशा इसकी सिमेट्रिक का, इस तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और होगा कोई तो मैं बता भी दूंगा, ठीक। और साथ में जो डायगोनल के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे ये आपका डायगोनल, डायगोनल का राइट और लेफ्ट ऐसे बता दिया गया है, ठीक है, राइट उधर मान लीजिए, लेफ्ट इधर मान लीजिए। तो इस डायगोनल तो ये 0 है, उसके राइट और लेफ्ट के जो कॉर्नर्स हैं उनका जो एलिमेंट होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। अब मान लीजिए इसका कोई एग्जाम्पल पूछ दे कि एग्जाम्पल दे दो, ठीक, या हमें पहचानने को दे दे, तो हमारी क्या पहचान रहेगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। आपने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक, जिसमें आपने कोई 3 नंबर चूज कर लिए, 3 नंबर चूज कर लिए, जैसे वहां किए थे 1 2 7, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ डायगोनल को 0 कर लो पहले, क्योंकि वो पता ही है 0 होना है। अब ये 1 2 7 आपको यहाँ रखना है, तो आपने रख दिया 1 2 7। तो अब यहाँ पे भी 1 2 7 ही रखेंगे, लेकिन ये सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, और ऐसा भी नहीं है ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका आप निकाल लीजिए ए ट्रांसपोज और उसमें कर दीजिए माइनस का मल्टीप्लाई, तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल इसका भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन भी बनता है आपका 4 मार्क्स का। देखो नोट क्या था, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स of square order then पहला पॉइंट A plus A transpose is always symmetric matrix and A minus A transpose is always skew symmetric matrix। ठीक, ये पॉइंट है हमारा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में या उसमें रीजनलाइजेशन वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो अब जैसे इस पे क्वेश्चन था अपना 4 नंबर का कि मान लो उसने बोला कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी ले रहे हो, 1 7 11 2 11 -13 3 4 5, ठीक, ये बोल दिया in symmetric and as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको करना क्या है, पूरा ध्यान से समझ लेना। हम सबसे पहले एक लेट करेंगे P जो होगा 1/2 A plus A ट्रांसपोज, फिर एक करेंगे Q 1/2 A minus A ट्रांसपोज, ठीक। अब उसके लिए मेरे पास A ट्रांसपोज होना चाहिए, तो A हमें गिवन है, तो A है आपके पास 1 2 3 7 11 4 11 -13 5। आपने A का ट्रांसपोज निकाल लिया, 1 7 11 2 11 -13 3 4 5।
और अब p की तरफ बढ़े तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड, तो ये 2 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 11 22 हो गया, माइनस का 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 14, ये हो गया -9, ये हो गया 10, 2 का डिवाइड मार दिया, 1 9/2 7, 9/2 11, -9/2 7, -9/2 एंड 5। और अब मैंने p का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, 1 9/2 7, 9/2 11, -9/2 7, -9/2 5। और मैंने देखा कि ये p के इक्वल आ रहा है, दिखाना पड़ेगा क्योंकि कुछ मानने से कुछ नहीं होता ना, दिखाना भी पड़ेगा। तो p इज सिमेट्रिक, तो एक बात प्रूफ हो गई p के बारे में। उसके बाद आप q के पास गए, q था 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, अब माइनस कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो ये 1 11 5 1 11 5, तो डायगोनल तो 0 है, तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि अब जो आने वाला है वो इसकी सिमेट्रिक है। अच्छा 7 - 2 5 हो गया, 11 - 3 8 हो गया, -13 -4 -17 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पक्का पता है कि यही आएगा, चेक कर लो चाहो तो। ठीक, यहाँ देखो 2 - 7 -5, 3 - 11 इज -8, और 4 माइनस प्लस 13 इज 17, तो ये बात भी आ गई। ठीक, तो q हो गया 1/2 का अंदर डिवाइड 0 5/2 4, यहाँ -5/2 0, -17/2 -4, 17/2 एंड 0, q आ गया। अब जब q और p आ चुके हैं, p हम सिमेट्रिक कर चुके हैं, तो q की तरफ चलेंगे, तो q को क्या करना होता है, पूरा ऐसे एज इट इज चलेगा, ध्यान रखना एग्जाम में। q का निकालेंगे ट्रांसपोज, जो कि आएगा 0 5/2 4, -5/2 0, -17/2, यहाँ आ जाएगा -4 17/2 एंड 0। और फिर हम इसमें कर देंगे माइनस का मल्टीप्लाई, तो 0 5/2 4, -5/2 0, -17/2, -4 17/2 एंड 0, और ये आ गया q के इक्वल। तो q इज q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो गया प्रूफ? नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने बोला था ए को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो या एक्सप्रेस या सम में एक्सप्रेस करो जिसमें से एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो अभी तो हमने पी और क्यू निकाल के ये पता किया है कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लास्ट पार्ट आपका रह गया पी प्लस क्यू वाला, कि पी क्यू को ऐड और कर देना है। तो व्हाट इज पी? पी इज 1 9/2 7, फिर था 9/2 11, -9/2, यहाँ आ गया आपके पास 7 9/2 एंड 5, और इसमें ऐड कर दिया आपने q को, जो कि आ रहा है आपके पास 0 5/2 4, यहाँ आ गया -5/2, यहाँ आ गया -4 0, यहाँ आ गया 17/2 -17/2 एंड 0, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1, ये आ गया 1, 9/2 5/2 14/2 यानी 7, 7 4 11, 9/2 -5/2 इज 2, फिर 11 11 ही रहेगा, -9/2, और ये हो गया आपके पास -8, यहाँ आ गया प्लस का 3, यहाँ आ गया आपके पास 8 4, और यहाँ आ गया आपके पास 5, और ये a के इक्वल है। तो अब जाके ये प्रूफ हो चुका है कंप्लीटली। तो ये आपका उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पहले इसकी जगह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता था, लेकिन अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, तो इस वजह से ये, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के सामने ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसी पॉइंट पे बेस्ड है। अब इस पे बेस करके क्वेश्चन भी बनते हैं, ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात को लेते हुए क्वेश्चन भी बनाते हैं। हम एक बार वो और फटाफट से देख ले, क्योंकि हम बेसिकली थ्योरी ही देखने आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सबसे सिंपल चैप्टर है, ठीक, पूरी बुक में, जिसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपको केवल अरेंज करने हैं, और एक बार पता कर लो फिर कहीं कोई चेंज आना भी नहीं है। बाकियों में तो ये भी होता है कि भैया चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन, लाइक इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे क्वेश्चन में चेंज आता है। यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो सब एक बार पकड़ लिया, एडिशन तो एडिशन एक तरीके से होना है, सब्ट्रैक्शन एक तरीके से होना है, फिर डिवाइड वो मल्टीप्लाई ऐसे होना है, सब बातें पहले ही हो चुकी हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। फिर भी रिवीजन भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार पूरा रिवाइज अब करने बैठे हैं तो पूरा रिवाइज हो सके। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो इस पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इफ B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और
skew symmetric matrix, then prove that ABA transpose is symmetric or skew symmetric अकॉर्डिंग एबव। ठीक, यानी कि इसके हिसाब से अगर बी सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमसे प्रूफ करवा रहे हैं ये लोग। ठीक, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें तो देख लीजिए एक बार फटाफट से। देखो, इफ बी इज सिमेट्रिक, ये हमने लिया तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया अगर सिमेट्रिक है। अब हमने इसको उठाया ए बी ए ट्रांसपोज को, इसमें हमने बी की जगह प्लेस कर दिया इसको। अब केवल आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो जरा, अभी हमने एक पढ़ी थी कंडीशन कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करें, तो अब ये ऐसे घूमेगा। ए को मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्योंकि यही बात बहुत समझने वाली है। हम यहाँ पे तो कि आपको मुझे दिखाना है तो वो चीज लेट कर लेते हैं। ये हम सी ले लेते हैं और ए बी को डी ले लेते हैं। आप एग्जामिनर को भी ऐसे दिखा सकते हो, सी ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज, उसमें तो यही लग जाएगा ना। तो उल्टा हो गया डी सी का ट्रांसपोज। व्हाट इज डी? डी इज ए बी एंड व्हाट इज सी? सी इज ए ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल में आ गया? ए बी ए ट्रांसपोज। तो अगर सपोज करो ये पूरी एक मैट्रिक्स है जो कि होगी, मान लो ये एम है तो एम इक्वल टू एम ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब एम क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो आपको पता है लेकिन फिर भी आपको प्रूफ करना नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आप बिल्कुल सिमिलरली इसको सिमेट्रिक लेके आप कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो मैं बोला कि अगर बी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक प्रूफ करो, स्क्यू है तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो। तो ये आपके सामने है, इस तरीके से हो गया। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूँ उसी के बेस पे। मान लो इन्होंने बोला हुआ है, ध्यान से समझना, A and B symmetric matrix, then AB minus B है। ये तो पूछा जा चुका है कई बार, रीजन में भी पूछा जा चुका है और इसमें भी तुम्हारा पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें क्या है, सिंपल है ये भी। इस बात को जस्टिफाई कर लो कि A सिमेट्रिक है तो A बराबर A ट्रांसपोज, B सिमेट्रिक है तो B बराबर B ट्रांसपोज। ये हमें पता है पहले से, क्वेश्चन में ही बोला है। अब आपने AB माइनस बी उठाया, ए बी को यहीं छोड़ दिया, बी ए को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया। इसमें अपनी प्रॉपर्टी लगा दी ए बी का ट्रांसपोज। अब सोचो ए बी अगर एक मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, एग्जामिनर को भी दिखा देना, सी माइनस सी ट्रांसपोज। अभी पढ़ा था हमने कि ए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से प्रूफ होना। तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है। क्वेश्चन में आपको बनाया कुछ भी जा सकता है, बेस क्लियर होगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कई बार क्या होता है कि चैप्टर तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है पूरा, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, लेकिन जहाँ थ्योरी का क्वेश्चन आया वहीं हमारे हवाई फायर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वैसे तो टफ टॉपिक है बट बहुत से लोग लगता है कि हाँ बहुत सिंपल है, और जहाँ बेस थ्योरम ने अपना कमाल दिखाया और उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, ठीक, तो हम लोग वहां पे अटक जाते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको तोड़ बताए हुए थे कि कैसे सोचना है, ठीक है, कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियोस मैंने डाले हुए हैं और काफी व्यूज भी आए उस पर, काफी लोगों ने शेयर किया, देखा और उनको अच्छा लगा वो वीडियो, क्योंकि उसमें टेक्निक बताई गई थी बेसिकली एग्जाम में करने की, और आप सोचोगे कैसे, जहां आप कंफ्यूज होते हो वहां कैसे सोचा जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि मुझे तो रिवीजन से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मतलब व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, आप देखोगे नहीं देखोगे, मेरा काम है रिवीजन कराना। वो रिवीजन चल रहा है और कल वैसे भी कल से ये कैलकुलस का रिवीजन स्टार्ट होगा और मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस में पूरा कैलकुलस निपट जाए, जो कि निपट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। हम मेन पंच देखेंगे, क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, बट हम सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि ये ऐसे होता है, उसके लिए वीडियो पड़े हुए हैं पहले से ही। आपको यहाँ पे उन पे केवल एक चीज़ पे ध्यान देने कि पॉइंट क्या याद रखने हैं हमें, जो बेसिक पॉइंट है। अभी स्टार्टिंग में तो पहले ही बोल दिया था कि रिलेशन फंक्शन बहुत पुराना चैप्टर हो गया, इस वजह से पूरा बताना पड़ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें बतानी पड़ रही, बट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन इसमें पूरा नहीं लेके चलेंगे, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्लॉक कर देंगे।
कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, मैक्सिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट मेजर, ठीक। और उसके बाद सेकंड वीडियो में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे बात हो जाएगी 2 वीडियो में पूरा एंड। उसके बाद वेक्टर्स और 3D के उठा लेंगे, उसके पॉइंट की बात हो जाएगी, देन प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स की बात होगी और सिलेबस डन। मतलब मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे कोई उसमें समस्या है ही नहीं, आप लोग सिर्फ वीडियो बैठ के एक बार आराम से पूरा देख लेना है, पूरा रिवीजन भाई साहब साफ के साथ हो रहा है। तो ये तो आपकी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक ट्रांसपोज वाली बात हो गई, ठीक। आप कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो गलती मत कर देना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने ही मतलब होगी ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो उसने ये बोला, सपोज उसने बोला a की वैल्यू है आपके पास 1 3 2 2 0 -1 and 1 2 3, then prove that a cube minus 4a square minus 3a plus 11i equal to O, then find a inverse or hence find a inverse or deduce that a inverse। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं प्रूफ करवा रहा है तो आप खुद कर लो, कर भी चुके होगे। ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, रखो, ओ प्रूफ कर लो, वो नहीं प्रूफ कर रहा। हमारा मेन पंच है आगे वाली लाइन कि अगर कोई क्वेश्चन में सिंपल ये पूछ दिया जाए कि ए गिवन है, ए इनवर्स निकालो, तो आप कोई मैट्रिक्स मेथड लगा के अपना लगा के एडजॉइंट वर्जन निकाल के आंसर निकाल लाओगे। बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ये गिवन है और इसको प्रूफ करो, देन फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स या डिड्यूस दैट ए इनवर्स, तो इसका मतलब है आपको अब इसका यूज करना पड़ेगा। अगर आपने इसे प्रूफ करने के बाद ए इनवर्स किसी भी मेथड से निकाल दिया, वो काट देगा, ये ध्यान रखना। तो क्या करना है कि आपको ये प्रूफ करने के बाद इसको उठाना है और उसके बाद डिवाइड बाई ए कर देना है। क्लियर है? गलत क्यों? मैट्रिक्स में डिवाइड कहाँ होता है, ठीक है। लिखने पे भी ध्यान देना है, ये सब लोग ध्यान रखना कि होगा क्या। आपने डिवाइड बाई ए लिख दिया, उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर 4a 3i 11a इनवर्स आ गया। अब आप बोलो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आपने लिखा गलत है। डिवाइड तो होता ही नहीं ना मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में आप डिवाइड कहाँ कर पाओगे? समझ आ रही बात? कॉलम का किस रो में करोगे, किस रो का किस रो में करोगे, समझ आई बात? तो डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, लिखना नहीं है ये बात, चाहे भले ही आप कुछ भी करो। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, आपको यहां लिखना है मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, दैट इज योर ए स्क्वायर 4a 3i और 11a इनवर्स इक्वल टू ओ। 11a इनवर्स सामने ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3i। जब सॉल्व हो जाए तो 11 का डिवाइड कर देना और दैट इज योर इनवर्स ऑफ ए। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये गलतियां मतलब जब भी होती हैं तो जब कॉपी चेक करने आती है तो हम लोग भी इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि क्या लिखा गया है, कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। और ये मतलब हम लोग को हाल दिखाई दे जाती है। आप लिख के ले लो भाई कि 100% आपका एक कट जाएगा, यहाँ पर इस पर नंबर कटेंगे आपके, ध्यान रखना। तो इसका ध्यान रखिए कि क्या लिखा गया है और क्या पूछा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है आता सब है, पढ़ के पूरा जा रहे हैं बट नंबर फिर भी नहीं आ रहे। तो वो नंबर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे। और दैट इज नॉट पेपर ऑफ IIT GIIT एडवांस या कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं दिख रहा। कई बार होता है ऐसा कि मतलब वो तो निकल गया IIT मेंस, लेकिन 12th में फेल हो गए या नंबर कम आ गए, समझ गए ना। तो क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, समझाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो भी एक अपने में एक मतलब दिक्कत ही है। तो आपको समझाना भी आना चाहिए ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर एक अब आप जरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात होने जा रही है, ठीक है, और उसके बाद हम फिर डिटरमिनेंट्स थोड़ा सा डिस्कस करके एंड आगे बढ़ जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, क्योंकि डिटरमिनेंट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अब रहा ही नहीं, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब उसमें क्या वो कोलिनियर बोल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल दिया, ठीक है, वो आ रहा है। और एक वो आपका वो लास्ट में भी मैट्रिक्स ही आ गई कि एडजॉइंट निकालो, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई और एडजॉइंट की हेल्प से वो ए इनवर्स निकालो और XYZ की वैल्यू आ गई। वो सब आप जानते हो, मैं केवल प्रॉपर्टी डिस्कस करके उन पर क्वेश्चन की बात कर लूंगा,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बताने को अब है भी नहीं डिटरमिनेंट में, सब मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डिटरमिनेंट का मेन पार्ट था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन वो है नहीं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ थी। तो अभी एक क्वेश्चन जैसे मेरे दिमाग में आया, यहाँ पे हमने एक छांटा हुआ है क्वेश्चन, देखना जरा, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमने लिया कि ए है आपके पास 3 - 4 1 - 1, देन ए की पावर n प्रूफ करनी है 1 + 2n - 4n, यहाँ n 1 - 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लें कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो n पे बेस्ड होगा और उसमें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो दे आर सॉल्व्ड बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपको इन्हें प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब लगा के सॉल्व करना है, और उसके लिए ही एग्जामिनर बड़ा बेचैन रहता है। ठीक है, करना क्या है बेसिकली प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में कि a की पावर n 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n ये गिवन है। ठीक, हम सबसे पहले पहली कंडीशन में प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में पुट n = 1 करते हैं, तो ये आ जाता है a की पावर 1, यहाँ 1 रखेंगे 3 1 - 4 और यहाँ 1 रखेंगे तो -1, और विच इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ऊपर ही गिवन है a की वैल्यू। फिर आप क्या करते हैं, अब आप पुट करेंगे n = k, और इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 1 से लेके और आगे रिस्पेक्टिव सक्सेसिवली जितने भी नेचुरल हैं उनके लिए प्रूव कर रहे हो। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 100 और 1 करोड़ तक जाते तो सब तो नहीं रख सकते, तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि दैट इज योर के। के भी एक नेचुरल नंबर ही है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे के रख लोगे, यानी इसमें तो 1 + 2k - 4k, यहाँ पे k और 1 - 2k ये रख लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दोगे। ठीक, प्रूफ कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका प्रूफ। ठीक, मेन पार्ट जो आपका इसमें होता है वो होता है थर्ड, और चेक भी वही होगा। ठीक, पुट n = k + 1। ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखो कोई भी फॉर्मूला प्रूफ हम जब चेक करते हैं कि वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ चेक किया जाता है, तो हमने चेक किया कि 1 से लेकर 100 तक के लिए नेचुरल नंबर के लिए या रियल नंबर कोई ले लिए, उनके लिए वो डिफाइन हो गया, लेकिन 101 के लिए नहीं हुआ। हो सकता है कि 105 के लिए तक तो ठीक था, 106 के लिए नहीं हुआ। हो सकता है 1 लाख तक के लिए ठीक था, लेकिन 1 लाख 1 के लिए ठीक ना हो, तो उसके लिए ही यहाँ पे दिया कि के तक हमने रखा, और उसके बाद अब हम इसकी हेल्प से अगले नंबर के लिए प्रूफ करेंगे k + 1। अब के चाहे जो भी हो, के 10 हो जाए तो 11 हो गया, के 50 हो जाए तो 51 हो गया, के 100 हो गया तो 101 हो गया, और इस तरीके से। ठीक, तो आपको क्या करना है, अब इसमें आप दोनों साइड नहीं रख सकते, केवल LHS में रखोगे लाइक दिस, यानी यहां आएगा a की पावर k + 1। अब RHS प्रूफ करना है, ठीक, इसकी हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में a की पावर k दिया होगा और बगल में a है, दोनों हमारे पास है, तो हमने a की पावर k तो ये ले लिया 1 + 2k, k - 4k और 1 - 2k, और a ले लिया ये अपना वैल्यू 3 - 4 - 1 and 1। ठीक, और अब दोनों मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई नहीं डिस्कस किया था वो अब हो जाएगा। 1 + 2k का 3 में किया तो 3 + 6k और -4k इसमें, फिर इस पूरे का इसमें किया तो -4 - 8k और ये +4k, फिर यहाँ आ गया इसका मल्टीप्लाई पूरे का यहाँ किया तो ये हो गया 3k, और यहाँ पे 1 - 2k, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4k - 1 + 2k, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3 + 2k, ये आ गया आपके पास k + 1, ये आ गया आपके पास -4 - 4k, और ये आ गया -2k - 1। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रूफ कहाँ हुआ, RHS तो ये आ नहीं रहा है, तो आ रहा है RHS, ध्यान से सुनो। जब 1 रखा था तो 1 के हिसाब से आंसर आ रहा था, k रखा था तो k में आंसर आ रहा था, तो k + 1 रखोगे तो काय में आंसर आना चाहिए था, k + 1 में। देख लो जरा, k + 1 में रखते, यहां से हम इसको ऐसे इस पूरे वैल्यू को, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2k + 1 + 1, चेक कर लो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 और 1 3, सही है। यहाँ वाले में 4 कॉमन, k + 1, यहाँ वाले में तो k + 1 है ही, यहाँ वाले में -2 k + 1 -2 +1, सॉरी यहाँ आ जाएगा +1 1 माइनस।
अब आप चेक कर लो, अगर मैं k+1 यहाँ रखता तो यहाँ k+1 आता, आ रहा है, यहाँ k+1 आता है, आ रहा है, यहाँ k+1 आता है, आ रहा है, और यहाँ k+1 आता, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। दैट इज योर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर कोई n की वैल्यू का बेस क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से सॉल्व होता है, ध्यान रखना। ठीक, बता मैंने इसलिए दिया क्योंकि 11 से प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया है गवर्नमेंट ने, वो नहीं चाहती कि आप कुछ सीख पाए, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिखा दिया, उसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। बच्चों का प्रेशर कम करने के चक्कर में सीबीएसई ने अपने सिलेबस की ही तैसी मार दी है, कुछ भी नहीं बचा उसमें, जो अच्छे अच्छे चीज़ें थी सब हटा दी है, प्रेशर भी कम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर अभी भी वही है कि आईआईटी में ही जाना है, ठीक, जबकि आपके सामने करियर बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, और आज की डेट में जितने भी अच्छे टीचर्स आपकी नज़र में पढ़ा रहे हैं या इस समय जो बहुत टॉप पे हैं या जिनको आप आइडियल मानते हो, एक भी आईआईटीएन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब प्रेशर अपने दिमाग का खुद का क्रिएट किया हुआ होता है, या हमारे एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है, या हमारे समाज से क्रिएट किया गया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, बट ये ना सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो और भी कुछ बहुत बहुत दुनिया में चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ऐसा ही। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी कम्यूट, ये भी अच्छा पूछा गया है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, और इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक। तो कम्यूट, देन पहला है आपको प्रूफ करना है ए बी की पावर एन बी की पावर एन ए, और सेकंड प्रूफ करना है ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अच्छा, दूसरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा तो एक बात का ध्यान रखना कि इसमें आएगा 2 नंबर में तो केवल पहला ही आएगा, ठीक। अगर 4 नंबर में चला गया या 3 नंबर में चला गया तो दोनों आएंगे, ये अकेला नहीं आता, क्योंकि ये अकेला आ गया तो इसकी बिना ये प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक, इसलिए, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, हम उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला ए एंड बी कम्यूट्स, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हमें गिवन है। कम्यूट्स का मतलब क्या है कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, और कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला गया है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये मतलब लिखा नहीं मैंने, तो ए एंड बी कम्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ए बी इक्वल टू बी है, ठीक। अब आगे की बात ध्यान सुनो, हमने पहला उठाया तो मैंने भी क्या बताया, एन आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर रखा है, तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक, जिसमें हमें क्या लेके चलना है, ए बी की पावर एन बी की पावर एन ए, ये लेके चलना है, ठीक। देखो पुट एन इक्वल टू 1, ये आपका पहला पार्ट, तो यहां से आ गया ए बी इक्वल टू बी, क्लियर। फिर उसके बाद एक बार चेक कर लेता हूँ, ये जाना, हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद आपका आ गया ट्रू, ट्रू हो गया, लिख दो यहाँ पे। सेकंड आ गया आपके पास कि आप n इक्वल टू कर देंगे k पुट, तो आ गया a b की पावर k b की पावर k इंटू ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। और थर्ड वाला जिसके लिए एग्जामिनर बहुत बेकरार होगा देखने के लिए, तो इसको जरा ध्यान से करना, आप LHS उठाएंगे और a b की पावर k+1 कर देंगे, मेन मुद्दा यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ए बी की पावर के इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी बी ए कम्प्यूट कर रहे हैं ए और बी के साथ, के साथ नहीं, तो इसलिए हो नहीं सकता है। तो ध्यान से क्या करना है, अब हम यूज करेंगे अपने लॉजिक्स को जो हमको यहाँ पे गिवन होंगे। क्या चीज, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में जाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में ए बी की पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के इंटू ए, तो हमने यहाँ पे बाई इक्वेशन सेकंड डाल दी, इससे एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा, और आप भी समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को चेंज कर दिया है इसके RHS से। हो जाने के बाद अब क्या करें, तो अब आप देखिए, अब हमने b की पावर के को यहीं छोड़ दिया, ए बी को कंबाइन कर लिया और ए बी को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो हो गया बी ए, और ये दोनों मिल जाएंगे अब आराम से bk+1 a, और ये आना चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक, पहला पार्ट। सिमिलरली अब जो प्रूफ हो चुका है इसको 3 बना लो, सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में क्या था भाई, इसमें बोला है ए बी की पावर n लेके चलना है, ए की पावर n बी की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी वही होगा, पुट n इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया ए बी इक्वल टू ए बी, क्लियर। फिर आ गया b, बोला पुट n इक्वल टू k,
तो यहाँ पे आपने दोनों साइड रख दिया ए बी की पावर के, ए की पावर के, बी की पावर के, इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद आ गया सी मेन पार्ट, पुट n इक्वल टू के प्लस 1, तो आपने LHS उठा लिया ए बी की पावर के प्लस 1। मेन काम चालू। क्या करोगे, पीछे वाले से देख लो, ए बी की पावर के था, बगल में ए बी आ गया। अब ए बी की पावर के को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ए की पावर के बी की पावर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बाई इक्वेशन 4 हो गई। ठीक, हर बार वो जो इक्वेशन यूज करो वो डाल जरूर देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी आसानी रहे। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप कोई कहीं नहीं जा सकता जब तक कि आपके पास एक सुटेबल रीजन ना हो। तो देखो इसको मैं नहीं छोड़ता हूँ, इसको कंबाइन करते हैं, इसको अलग रखते हैं। अब बी की पावर के इंटू ए, तो जरा देखो मैंने इसीलिए बोला था कि सेकंड अकेला नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट यूज होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड में बी की पावर के ए क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ए बी की पावर के, और ये बाई इक्वेशन सेकंड हुआ। और अब कंबाइन हो गए, देखो ये दोनों कंबाइन के प्लस 1, ये दोनों कंबाइन के प्लस 1, हेंस ट्रू। तो दैट इज द मेथड ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके थ्रू हम कोई भी n वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, और इस तरीके से वो सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर से कुछ चीजें हम लोग उठा रहे हैं, वहां पे भी मैट्रिक्स है, तो उस वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं। देखो डिटरमिनेंट वाले में डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाई जस्ट लाइक दिस, मॉड की तरह। बट लोग यहाँ भूल जाते हैं कि मॉड नहीं है, इसीलिए गलतियां होती है प्लस माइनस वाली। मॉड के अंदर से बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट से पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी। तो इसको याद रखना कि ज्यादातर ये दिमाग में मॉड क्रिएट करता है, वो नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। ठीक, दूसरी चीज अभी क्या होता है कि पॉइंट याद रखना है कि मैट्राइसिस जो होती है आपकी, मैट्राइसिस आर कंपेयर टू ईच अदर and determinant are solved in LHS and RHS। ठीक, यानी कि मैट्राइसिस दोनों साइड अगर दी हैं तो वो कंपेयर होगी, और डिटरमिनेंट दोनों साइड दिया है तो लेफ्ट का अलग सॉल्व होगा, राइट का अलग सॉल्व होगा, देन फिर फाइनल आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें गलती हो जाती है। जैसे x 2 3 और y इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये सॉल्व नहीं होंगे, कंपेयर होंगे, क्योंकि मैट्राइसिस आर वेरिएबल एंड डिटरमिनेंट आर देयर कांस्टेंट वैल्यू। मैट्राइसिस की कांस्टेंट वैल्यू डिटरमिनेंट होता है, तो वो कंपेयर नहीं होते। तो ये मैट्राइसिस है अगर आपके पास ये, तो ये कंपेयर होगा, और कंपेयर भी ये होगा कि ये सेम होने चाहिए, तभी कंपेयर हो सकता है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। तो x की वैल्यू आपकी 1 और y की वैल्यू 4 आपको मिल जाएगी। बट अगर यही डिटरमिनेंट होता x 2 3 y, तो अब ये कंपेयर नहीं हो सकता। अब आपको ये सॉल्व करना है xy माइनस 6, ये सॉल्व करना है 4 माइनस 6 xy माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू 4। बस यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास। इक्वेशन एक बनेगी, वेरिएबल दो है, तो सॉल्व आउट नहीं हो सकता, दैट इज योर आंसर। ये मेन पंच है, ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट जो है वो कांस्टेंट है, तो कंपेयर नहीं होता, दोनों साइड का सॉल्व होता है, और जो आपकी मैट्राइसिस जो आपको गिवन है वो कंपेयर होती है। ठीक, दूसरी चीज फिर आपका था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, कैसा भी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ABC इनके वर्टेक्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और आपसे बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इसको बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मिस्टेक हो गई है, तो मैंने मिस्टेक कर दिया। अरे नहीं, कुछ नहीं ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कहीं भी रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। डिटरमिनेंट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे रो को कॉलम भी क्यों ना बना दिया, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। वहाँ रो को कॉलम से एक्सचेंज करने पे आपका ट्रांसपोज बनता था। ठीक, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। इसी से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, मतलब एक पॉइंट दे दिया कि इफ A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are collinear, then तो कोलिनियर है तो ट्राइंगल का एरिया जनरेट ही नहीं होगा। जनरेट नहीं होगा तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और उसको 0 दिखा देंगे।
अगर वो बोल रहा है कोलिनियर है और कुछ वैल्यू निकालो तो जीरो लेके चलेंगे, और बोल रहा है कोलिनियर प्रूफ करो तो जीरो दिखा देंगे। सीधा सिंपल। डिटरमिनेंट तो ज़्यादा कुछ अब है ही नहीं यार इतना, ठीक है। मेन पार्ट तो उन्होंने हटा ही दिया, जो सबसे बढ़िया पार्ट होता था वो तो हट ही चुका है भाई, ठीक। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी बात कर लेता हूं मैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, मतलब कंडीशन है कि हमने पढ़ा हुआ था एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। तो अब यहां जब ये एडजॉइंट वाली बात आ चुकी है तो हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, जो मतलब डिटरमिनेंट में जो चीज जरूरी थी। एक होता है हमारा कोफैक्टर, फिर हम इस पे बात करेंगे। एक होता है अपना माइनर, ठीक। तो जैसे लिखना लिखना कुछ उसमें है नहीं यार, वो तो पहले से लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे एक मैट्रिक्स दी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और आपसे इसने पूछा माइनर ऑफ A13, तो आपको माइनर M से डिफाइन करना है, M13। क्या करोगे, जिसका पूछा है वही बंद कर लो, मतलब 13 मतलब 1 ये, यानी कि पहली आपकी रो हो गई ये वाली 1, और 3 मतलब कॉलम हो गया, यानी कि ये रो और ये वाला कॉलम बंद कर देना है। तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, जो बच गया दैट इज योर माइनर, डिटरमिनेंट में लिख देना। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, सीधा। फिर अगर वो पूछ रहा है कोफैक्टर बताओ इसका, जैसे तो वो C13 पूछेगा या A13 पूछेगा, इसका मतलब होगा कोफैक्टर, दोनों से ही दिखा देते हैं। उसमें आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 M13, क्योंकि कोफैक्टर का अपना फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हो आप। कोफैक्टर इक्वल टू, यानी कोफैक्टर मान लो पूछ लिया ऐसे, AIJ या फिर CIJ इक्वल टू -1 की पावर I + j MIJ, और I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम। तो एक कोफैक्टर और माइनर दो चीजें आपकी थी डिटरमिनेंट के अंदर। अब इसी कोफैक्टर का इस्तेमाल करके ही हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पहले हो चुका है कंप्लीट, ठीक। एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ADJ ऑफ A, इससे रिप्रेजेंट। अब बनेगा कैसे, ये B के ट्रांसपोज से बनेगा। B कैसे बनेगा, तो वेयर B इज ए मैट्रिक्स विच फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A, यानी कैपिटल A के सारे कोफैक्टर्स निकाल के उनसे बनेगी B, और B के ट्रांसपोज को हम बोल देंगे एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है, निकाल चुके हैं हम लोग इस चीज को, पहले ही बात हो चुकी है इस बारे में। वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी बता दूंगा मैं, और उस पर क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको डिस्कस कर लेंगे। बट ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं एक बात और खत्म करके और इसको खत्म करके कल जो वीडियो आएगा उसमें जो लास्ट ईयर रह गया है इसके ऊपर बात होगी, एंड कैलकुलस का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात होगी कल, ठीक है। फिर कोशिश तो यही कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हो जाए, बट बताने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। एंड मोमेंट पे तो वो संभव नहीं है वो, क्योंकि फिर वो रिवीजन वैसा ही हो जाएगा जैसे और लोग चला रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश मैंने पूरी वही कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम चीज़ें हमारी पहुँच जाए, एक बार में रिवाइज हो जाए। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा कि एक आता था A इनवर्स, ठीक। A इनवर्स क्या होता है कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, जिसको हम रिवर्स करके, क्योंकि ये भी प्रूफ करने को आ जाता है और इसका यूज करके भी क्वेश्चन करते हैं, तो हम कल उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। ये ऐसे अभी लिख सकते हो कि एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, यानी इसको सॉल्व करके यही आएगा या इसको सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक। तो ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट की बात बता दे रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ प्रॉपर्टी
इसके ऊपर फॉर्मूले वो हम डिस्कस कल वाली वीडियो में करते हैं, छोटा ही पार्ट है। एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की बात भी बता दूंगा कि उस पर अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा तो क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला ही हुआ है कि हम कभी कभी जो सोच के जाते हैं वो एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाता, तो होता है कंफ्यूजन या फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। सिंगुलर पूछे, पता है यार सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, लेकिन नॉन इन्वर्टेबल पूछ दिया, अरे ये क्या था, ठीक है, तो वो चीज बता रहा, सिंगुलर नॉन इन्वर्टेबल एक ही बात है। और इसी से याद रखो कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब उसको ऐसे भी पूछ लेता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया, उसमें आपको एक चीज को गायब कर दी, हो जाएगा फिर अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए एक बार, कल हम यहीं से रिज्यूम करके जो बचे हुए पॉइंट है वो डिस्कस कर लेंगे, एक आध दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद कल वाली वीडियो में अगर टाइम बच जाता है तो डिफरेंशिएशन की कुछ टेक्निक भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो परसों तो वो करेंगे ही करेंगे डिफरेंशिएशन की टेक्निक, ठीक है। तो भाई ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए एक वीडियो में तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक दो वीडियो के अंदर ही आ जाएँ, कोशिश है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखते रहिए, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछते रहिए, रिवीजन जारी रखिए, सैम्पल पेपर जरूर लगाएं। बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।